हेलो बच्चों, कैसे हैं? अपनी विज्ञान की कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए बच्चों, हम अब अपनी इस वीडियो में पादप ऊतकों के बारे में जानेंगे। देखिए कितना सुंदर चित्र है ये एक पेड़ का। ये पेड़ कितना खुश नजर आ रहा है। इसके आसपास फूल उगे हुए हैं, तितलियां मंडरा रही हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा है ये पेड़ कि ये सजीव है। हाँ, पेड़ पौधे सजीव होते हैं। क्यों होते हैं सजीव? क्योंकि ये कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिकाएं क्या बनाती हैं? ऊतक। तो बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पादप ऊतक है। ये कितने प्रकार के होते हैं और ये इन पेड़ पौधों को सजीव बनाए रखने के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं, ये हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों देखिए, ये किसका चित्र है? ये एक पौधा है, बहुत प्यारा सा, जिसमें एक फूल है, तितली है, पत्तियां हैं, तने हैं, फल हैं, है ना? तो ये सब क्या कहलाते हैं? और नीचे जड़ें भी दिख रही हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट के भाग। फूल, पत्तियां, तने, जड़ें, बीज और फल, इन सब के अपने अपने कार्य हैं जो आपने पिछले पाठ में पढ़े। परंतु ये सब भाग पौधे के किस प्रकार कार्य करते हैं, ये किन ऊतकों की मदद से बने होते हैं और इन ऊतकों में मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, जिन ऊतकों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, आखिर ऊतक कहते किसे हैं और इसकी परिभाषा क्या हुई? तो देखिए, समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह, यानी कि जिन कोशिकाओं की हमने अपनी पिछली क्लासेस में जाना कि कोशिकाएं विभिन्न आकार और आकृतियों की होती हैं, उनकी रचना उनकी अलग अलग होती है, उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। तो जिन कोशिकाओं की रचना और उत्पत्ति समान होती है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, उस कोशिका के उस समूह के द्वारा जो विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, वो कोशिकाओं का समूह जो कि केवल एक ही विशिष्ट कार्य कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? ऊतक। तो बच्चों, ऊतक या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टिश्यूज। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। जो पादपों में मिलते हैं, पौधों में मिलते हैं, उन्हें पादप ऊतक कहते हैं, और जो जंतुओं में मिलते हैं उनको जंतु ऊतक कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम पादप ऊतकों के बारे में जानेंगे। बच्चों, जंतु जो होते हैं वो अपनी लंबाई में वृद्धि उनकी एक निश्चित आयु तक होती है। आपने देखा होगा, जब आप बड़े होते हैं, आपके घर में भाई बहन जब बड़े होते हैं या बड़े लोग जो होते हैं, वो एक आयु के बाद लंबे होना बंद हो जाते हैं, है ना? लेकिन पौधों में क्या होता है? यह वृद्धि उनके जीवन पर्यंत चलती रहती है। खूब बड़ा पेड़ होता है, उसमें नई शाखाएं निकलती रहती हैं, नई पत्तियां निकलती रहती हैं, नए फूल आते रहते हैं। तो ये वृद्धि उन पौधों में जीवन भर होती रहती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पौधों में कुछ ऐसे विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो जीवन भर उनके विभाजित होते रहते हैं। यूं विभाजित होते हैं और एक से दो, दो से कई हजारियों बनते हैं और वो पौधों में वृद्धि करते हैं। ये ऊतक पौधे के कुछ भाग तक ही सीमित रहते हैं। जो वृद्धि करने वाले ऊतक हैं, ये कुछ भाग तक ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की इस विभाजन क्षमता, यानी कि कुछ ऊतक विभाजित होते हैं और कुछ ऊतक विभाजित नहीं होते हैं, तो उनकी इस विभाजन क्षमता के आधार पर ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रविभाजी ऊतक, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरे स्थायी ऊतक, जिनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो बच्चों, ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें कि प्लांट टिश्यूज यानी कि पादप ऊतकों को क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी प्रविभाजी ऊतक, दूसरा परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को भी तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यूज को फिर दो भागों में विभाजित कर दिया है: सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल को कहेंगे सरल
परमानेंट यानी स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स को कहेंगे जटिल स्थायी ऊतक। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि प्रविभाजी ऊतक के बारे में। प्रविभाजी ऊतक क्या होता है? प्रविभाजी ऊतक लगातार विभाजित होते रहते हैं और पौधे की, देखिए ध्यान दीजिएगा, लंबाई व मोटाई में वृद्धि करते हैं। यानी कि जब पौधा छोटा होता है, छोटे से धीरे धीरे जब बड़ा होता है और बड़े पेड़ या पौधे के रूप में विकसित होता है, तो उसकी लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है। आपको देख के पता चलता है। तो ये किस कारण होती है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो विभाजित होते हैं, 1 से 2, 2 से 4 बनते जब चले जाते हैं, तो इनकी इन संख्या में वृद्धि के कारण इन पौधों में लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है। इन ऊतकों को हम और क्या कह सकते हैं? वृद्धि ऊतक, क्योंकि ये वृद्धि कर रहे हैं ना। अब इनकी जो वृद्धि होती है कुछ पर्टिकुलर स्थानों पर ही होती है, जैसे एपिकल पोजीशन पर, इंटरकैलरी पोजीशन पे और लेटरल पोजीशन पे। ठीक है, ये स्थान हैं पौधों के। मैं भी आपको चित्र दिखाऊंगी। देखिए, ये इस चित्र में ये जो पौधा है, पौधे में जहां से नई पत्तियां निकल रही हैं तने से, या जड़ें जो नीचे विकसित हो रही हैं, उनकी जो नोक होती है, जो टिप होती है, जो उनका एपेक्स होता है, वहां पर ये एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। एपिकल मतलब होता है जो उसका टिप है, जो उसका एपेक्स है, उसको हम एपिकल, वहां पर जो प्रविभाजी ऊतक है उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम यह प्रविभाजी ऊतक जड़ों, तनों और पत्तियों की टिप पर यानी कि एपेक्स पर होता है, जिससे कि वो उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्तियों, जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि किस प्रविभाजी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है? आप उसका उत्तर देंगे एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल प्रविभाजी ऊतक के कारण। ठीक है, दूसरा हुआ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी होता है जो कि इंटरनोड्स पर मिलता है, यानी कि जहां से नई पत्तियां निकल रही हैं या नई ब्रांचेस निकल रही होती हैं, वहां पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जिससे कि वो नई पत्तियों और नई शाखाओं की वृद्धि करता है, उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स पर होते हैं। अब आता है तीसरे प्रकार का, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होगा? ये तने की मोटाई में वृद्धि करेगा। तो ये इधर साइड में इसके लेटरल पोजीशन पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। यह प्रविभाजी ऊतक कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है और पौधे की मोटाई के लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चों, इन तीनों प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के द्वारा पौधे नई पत्तियां, टहनियां, जड़ें, फूल, फल और मूलरोम बनाती हैं और पौधों में यदि कोई टूट फूट हो जाती है तो उसको भी ठीक करती हैं विभाजित होकर। तो कितना लाभदायक है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? यानी कि ये तो पौधे को बड़ा कर रहा है ना, सजीव पौधे हुए, क्योंकि ये इसके अंदर ये प्रविभाजी ऊतक उनको वृद्धि करने में हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतकों के पास। अब देखेंगे स्थायी ऊतक कैसे बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पौधे के जीवन पर्यंत विभाजित होते रहते हैं, यानी कि जो पौधों में हम देखते हैं हर समय वृद्धि होती रहती है, वो वृद्धि किन ऊतकों के कारण होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण, और वो उनके जीवन पर्यंत होती रहती है। इसलिए हम ये जानते हैं इस बात को कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पौधों में जीवन पर्यंत विभाजित होते रहते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर, पूर्ण वृद्धि के बाद ये किसी एक विशिष्ट स्थान पर एक विशेष कार्य करने लगती हैं। जब ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बड़ी हो जाती हैं, यानी कि मैच्योर हो जाती हैं, तो वो इसी एक स्थान पर एक विशेष कार्य करने लगती हैं और वहां पहुंचकर ये विभाजित होना छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं है कि फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज खत्म हो जाएंगे, वो विभाजित होना छोड़ देंगे, परंतु जो नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बन रहे हैं वो तो विभाजित होते ही रहेंगे ना। तो विभाजित होने की शक्ति ये खो देते हैं बड़े होने पर, और वहां पर एक विशेष कार्य करने लगते हैं और स्थायी रूप
आकार और कार्य उनका होने लगता है। तो ये जो क्रिया कहलाती है ये विभेदीकरण और डिफरेंशिएशन कहलाती है। इस प्रकार से ये जो प्रविभाज्य ऊतक हैं ये स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं, क्योंकि अब वो विभाजित नहीं हो रहे हैं और अपना विभाजन होने की प्रक्रिया को वो खो चुके हैं, और वहां किसी एक स्थान पर पहुंचकर ये पौधों के लिए उनका एक विशेष कार्य करने लग जाते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यूज यानी स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज से ही बने हुए होते हैं। तो ये जो स्थायी ऊतक है ये कितने प्रकार के थे? ये 2 प्रकार के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स यानी सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। देखिए अब फिर से फ्लो चार्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। प्लांट टिश्यूज कितने प्रकार के हुए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने प्रकार के हुए? उनके विभाजन होने के स्थान के आधार पर, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी और लेटरल। परमानेंट टिश्यूज कितने प्रकार के हुए? उनके बनावट के आधार पर, उनमें मौजूद कोशिकाओं के आधार पर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये भी 3 प्रकार के हुए। पैरेन्काइमा फिर 2 प्रकार का हुआ और स्क्लेरेन्काइमा फिर 2 प्रकार का हुआ। तो अब हम इनको धीरे धीरे आगे जानेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज या सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के, यानी पैरेन्काइमा टिश्यूज। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज। देखिए पैरेन्काइमा टिश्यूज कैसे होते हैं? ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। इनकी बनावट, ये बहुत ढीले होते हैं, इनके बीच में स्थान होता है, वायु आ जा सकती है। जो भी कुछ सेल के लिए, पौधे के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर आना और जाना है तो आ जा सकते हैं, पानी के कणों को आना और जाना है बाहर तो आ जा सकते हैं। ये पैरेन्काइमा भोजन को इकट्ठा करने का काम करती है। इनको एडेनकाइमा टिश्यूज भी कहते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनके अंदर जब ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें एयर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हल्के कर देते हैं उस पौधे को, और ये तो वो पौधे तैर पाते हैं। तो ये जब जलीय पौधों के अंदर होते हैं और इनके अंदर एयर स्पेस बहुत बड़ा होता है तो इन पैरेन्काइमा टिश्यूज को हम एडेनकाइमा टिश्यूज भी कहते हैं। अब जब ये पत्तियों में होते हैं या इनके कुछ भाग जैसे तनों में जो क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर यदि मौजूद होता है तो इन पैरेन्काइमा टिश्यूज को हम क्लोरेन्काइमा टिश्यूज भी कहते हैं, क्योंकि ये उस समय हरे होते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा बहुत ही थिन होते हैं, पतले होते हैं, इनके अंदर स्पेस होता है और इनको एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा टिश्यूज भी कहा जाता है उनके स्थान के आधार पर। अब दूसरे प्रकार के हुए कोलेन्काइमा टिश्यूज। देखिए कोलेन्काइमा टिश्यूज कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनकी और इनकी बनावट में आपको अंतर दिख रहा है। इनके जो आउटलाइन है वो पतली है, इनकी मोटी है बिल्कुल, और इनमें स्पेस देखिए, एयर स्पेस दिख रहा है, इनमें एयर स्पेस बहुत दिख रहा है लेकिन बहुत कम है। तो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, लेकिन इतनी थिक नहीं होती हैं, तो ये पौधों को लचीलापन प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये पौधों को लचीलापन प्रदान करने के काम आती हैं कोलेन्काइमा टिश्यूज। अब आते हैं तीसरे प्रकार के टिश्यूज यानी स्क्लेरेन्काइमा के पास। स्क्लेरेन्काइमा की देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ये और सॉलिड हो गया, बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन नाम का पदार्थ डिपॉजिट रहता है और इस कारण ये बहुत ज्यादा थिक हो जाती हैं और ये स्टोन सेल्स और फाइबर का रूप ले लेती हैं। ये बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं और ये फल, बीज के कठोर छिलकों में, डंडियों में जो हार्ड सी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं पौधों के अंदर, ये वहां पर ये मौजूद होते हैं, ये वाले सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक पे। ऐसे टिश्यूज जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं, लेकिन सभी ऊतक की ये सभी कोशिकाएं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं एक इकाई का ही कार्य करती हैं, इनको जटिल ऊतक कहते हैं। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।
ये दोनों जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन का काम करते हैं, यानी इनको वैस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है। ये वैस्कुलर टिश्यूज वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं। इनको वैस्कुलर टिश्यूज मतलब संवहन ऊतक, संवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अप एंड डाउन द प्लांट करते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, करते हैं। जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं, ये दो प्रकार के बताए, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को करता है, ठीक है। फ्रॉम रूट्स, पानी कहाँ से मिलता है पौधों को? जड़ों से। तो जड़ों से ये पानी कहाँ पहुंचाएगा? जब जड़ों से पानी जाएगा तो ऊपर। ऊपर क्या है? तने और पत्तियां। तो तने और पत्तियों यानी कि नीचे से पानी ऊपर पौधे के हर भाग तक पहुंचाया जाता है। कौन से ऊतक के द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। और फ्लोएम ऊतक क्या काम करता है? ये भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। भोजन कौन बनाती है? पत्तियां। पत्तियां कहाँ होती हैं? ऊपर। तो भोजन ऊपर से नीचे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। कौन से पौधों ऊतकों के द्वारा? फ्लोएम ऊतकों के द्वारा। तो देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं उनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वो काम एक इकाई का करते हैं। जैसे जाइलम के अंदर ये लिखिए 1, 2, 3, 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, लेकिन ये चारों ही मिलकर जाइलम के लिए काम करती हैं और पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। फ्लोएम, इसमें भी 1, 2, 3, 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये चारों ही मिलकर फ्लोएम बनाती हैं और फ्लोएम भोजन को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये एक इकाई का काम करती है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं इसको ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। देखिए कैसे पौधों में क्या होता है, जड़ें, जो पौधों की जड़ें हैं वो सॉइल पार्टिकल से पानी को अवशोषित करती हैं। ये पानी देखिए अवशोषित होता हुआ तनों में जा रहा है। ये कौन लेकर जा रहा है इनको? जाइलम, ठीक है। ये जाइलम लेके जाता है तनों से होता हुआ, पत्तियों से होता हुआ, और ये पत्तियों में हमने बहुत बार अब पढ़ा है कि स्टोमेटा यानी रंध्र होते हैं। ये रंध्र जब खुलते हैं तो पानी इनमें से होकर बाहर निकल जाता है। देखिए कुछ इस तरह से इस चित्र में आपको पानी चलता हुआ दिख रहा है। ये जड़ है, ये जड़ों को दिखाया है। पानी जड़ों के अंदर से होता हुआ, ये कौन सा हिस्सा है? तने का हिस्सा है। तनों से होता हुआ, ये पत्तियों से होता हुआ, ये स्टोमेटा से होता हुआ बाहर निकल रहा है। लेकिन ये जो नली सी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? जाइलम। तो ये जो जाइलम टिश्यू या ऊतक है, ये पानी को जड़ों से लेकर पत्तियों से होता हुआ स्टोमेटा के द्वारा जो अतिरिक्त पानी है उसको बाहर निकालता रहता है और ये पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देखिए ये पानी, जाइलम की ये कोशिकाएं हैं भिन्न भिन्न, और ये पानी के कण नीले नीले चलते हुए जा रहे हैं। तो कौन सा ऊतक है ये? जाइलम ऊतक। क्या काम कर रहा है? पानी को ले जा रहा है। ये देखिए, ये कितना मजेदार चित्र है। इस चित्र में आपको पानी जमीन के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। तो कैसे जाता है जमीन के अंदर पानी? बारिश के द्वारा। तो बारिश पानी को जमीन के अंदर पहुंचाती है और पौधे क्या करते हैं? बारिश के द्वारा भी जाता है, और आप भी पानी लगाते हैं पौधों में तो वो पानी भी जमीन के अंदर जाता है। तो ये जो पानी जमीन के अंदर गया, ये किसने अवशोषित किया? जड़ों ने। और जड़ों ने अवशोषित करके कहां तक पहुंचाया? पत्तियों तक। और पत्तियों ने फिर एक्स्ट्रा जो पानी था वो फिर एटमॉस्फेयर में दे दिया, और फिर उसके बाद वो पानी फिर जमीन के अंदर आया। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, ये कितने प्रकार के बताए मैंने आपको? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या काम कर रही है? पानी को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचा रही है, और पत्तियां क्या काम कर रही हैं? भोजन बना रही हैं, और ये भोजन फ्लोएम कहाँ? पत्तियों से, तनों से होता हुआ कहाँ तक पहुंचा रहा है? जड़ों तक। तो आप ये याद रखिएगा, फ्लोएम का क्या काम है और जाइलम का क्या काम है। देखिए ये और भी सुंदर चित्र आपको वर्किंग दिखाई दे रहा है। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम क्या काम कर रहा है? देखिए पानी को पत्तियों तक पहुंचा रहा है, और अब फ्लोएम क्या काम कर रहा है? पत्तियों से भोजन को जड़ों तक पहुंचा रहा है। ठीक है,
तो आप ये याद रखेंगे कि जो जाइलम और फ्लोएम स्थायी ऊतक कौन से जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, इनके दोनों के अपनी अपनी कार्य हैं। जाइलम का कार्य पानी को ले जाना है और फ्लोएम का कार्य भोजन को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाना है। अब ये आपके सामने ये पूरा एक फ्लो चार्ट है पादप ऊतकों का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में बदल जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम। तो ये आप याद रखेंगे, इसे लिख के याद रखिएगा, चित्र बना के याद करिएगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए गुड बाय।